Hello everyone. So let us start the next topics of the chapter Transport and Communication, class 12th Geography, Fundamentals of Human Geography. Okay, so we will start. We have already completed a few topics before, and today we are going to start some other topics. We will start with the water transport. And previously, let me remind you that we have completed transcontinental railways, then all the land transport system related to road and railways. Okay, so this chapter is all about transport and communication. So let us start from the water transport. Now land transport we have completed, it was including road and railways. Now we are going to do water transport. Now this is having some unique kind of advantage where if we compare with the road, okay, or land transport. So this is having a great advantage, one of the great advantage of water transport, that it does not require any road construction. Obviously मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट में ट्रैक्स बनाने की, रोड बनाने की, सीमेंट वगैरह से रोड बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाँ ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन इसमें कोई खास ऐसी कंस्ट्रक्शन की कोई रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है. ओशन आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस. किसी भी तरीके से ओशन जो है वो हैंडल कर सकता है शिप्स को, अगर वो अलग अलग साइज़ के हैं तो भी, मतलब अनइवन साइज़ के हैं तो इसी तरीके से भी उनको क्या करेगा, हैंडल कर देगा. ठीक है, इनकी ये कैपेसिटी है. ऑल दैट इज़ नीडेड इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एट टू एंड्स. बट यही होना, इसके लिए ज़रूरी यही है कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे एक पोर्ट फैसिलिटी है, और जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ तक उसको पहुँचना है उस शिप को, वहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट टाउन है. ठीक है, ओके ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है. ऑब्वियसली बात है कि इसमें कॉस्ट तो कम लगेंगे, ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ फार लेस देन दैट ऑफ लैंड. ऑब्वियसली बात है कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट है तो ये स्लो होगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से स्पीड में, हाई फाई स्पीड में नहीं चल पाएगा इन कंपैरिजन टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन. तो इसकी जो डिस्टेंस होगी कवर करने में इसको टाइम लगेगा. ठीक है, इसीलिए ये चीपर होता है, कम कॉस्ट लेता है. ठीक है, एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ लोअर. एनर्जी जो लगती है वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप्स वगैरह में, वो भी काफ़ी कंपेरेटिवली कम होती है. ठीक है, इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट को रेल और रोडवेज में किया गया था, वैसे वाटर ट्रांसपोर्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है सी रूट्स और दूसरा है इनलैंड वाटरवेज. तो पहले हम सी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं. अब देखो, सी रूट्स को याद करने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि जब हम इंपॉर्टेंट सी रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सी रूट का मतलब क्या है कि कोई भी रूट जो कि सी के को लिंक कर रही है और सी के ही रास्ते से गुजरती हुई जा रही है. ठीक है, तो ओशन ऑफर्स अ स्मूथ हाईवे ट्रैवर्सेबल इन ऑल डायरेक्शन विथ नो मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है ओशन और वाटर के लिए. ठीक है, इसके इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूट वे बाय सी गोइंग वेसल इज़ एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन अडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट. इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी इस ट्रांसपोर्ट को अपना रहा है तो इसके लिए ह्यूमन का इस फिजिकल एनवायरनमेंट से अडेप्टेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, मतलब कि होना चाहिए इनका मतलब ह्यूमन का एडजस्टमेंट होना चाहिए वो इन्वायरमेंट में. कंपेयर टू लैंड एंड एयर, ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज, मीन्स कैरिंग ऑफ लोड. मतलब ये जो लैंड और एयर के जरिए जो सामान जाता है उससे कहीं ज़्यादा सामान वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकता है, शिप्स के थ्रू जा सकता है. ठीक है, और वो क्या होगा, चीपर भी होगा एज़ कम्पेयर. ठीक है, दे ऑफ बल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. अब ये लैंड ट्रांसपोर्ट तो लिमिटेड है, लेकिन ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये क्या है, इनफाइनाइट है. वो मतलब कि किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज तक क्या हो सकता है, पहुंच जाएगा. ठीक है, मॉडर्न पैसेंजर लाइन्स, शिप्स एंड कार्गो शिप्स. कार्गो क्या होता है कि स्पेशली वही शिप्स होते हैं जिनको सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए ही काम में लाया जाता है. ठीक है, और पैसेंजर शिप्स दे आर ऑल्सो देयर इक्विप्ड विद रेडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स. मतलब अलग अलग तरीके से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रेडार्स वगैरह किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में पहुंचेंगे, आगे का रास्ता क्या है, सारा रास्ता क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें डेवलपमेंट आई है. डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चेंबर्स फॉर perishable goods, tankers and specialized ships has also improved cargo transport. The use of containers has made cargo handling at the world's major ports easier. तो क्या है कि अभी ये वाटर ट्रांसपोर्ट में रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी भी है, क्योंकि इतने लंबे रास्ते जो हैं उनको कवर करने हैं. और पेरिशेबल गुड्स का मतलब मैंने पहले बताया था, वो सारे आइटम्स और गुड्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. मेनली ये केस फ्रूट्स और फूड में ज़्यादा होता है, फूड आइटम्स में. ठीक है, तो इसके लिए रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, ताकि उतनी देर तक वो सर्वाइव कर सके, वो फूड जहाँ तक पहुँचाना है. तो ये सारी टैंकर्स हो गया, ठीक है, स्पेशलाइज शिप्स जो होते हैं, ये सारे के सारे कार्गो ट्रांसपोर्ट को काफ़ी क्या कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं. ठीक है, नाउ इसी वजह से क्या है कि ये जो कार्गो शिप्स है वो क्या करता है कि मेजर पोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड के, उनको ईजिली क्या करता है, हैंडल करता है. ठीक है, ओके. सो अब नाउ जैसे हमने भी पढ़ा कि वाटर ट्रांसपोर्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज. तो सी रूट्स को पढ़ने का तरीका क्या है, याद रखना है आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं. ठीक है, तो आप ऐसे याद नहीं रखोगे कि जैसे एग्जैक्टली आपको 1 बाय 1 बुक में दिया हुआ है. आप पहले मैप को देखो जो कि वर्ल्ड मैप है. ठीक है, ओके. सो वी लुक एट द वर्ल्ड मैप. तो इसमें थोड़ा सा वर्ल्ड मैप यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बीच में दे दिया है, इस साइड में अफ्रीका है. तो हम थोड़ा ऐसा वर्ल्ड मैप देखेंगे जो कि बिल्कुल मतलब कंपैटिबल हो. ठीक है, सो वी विल सी दैट.
लेट अस गो टू द सेम चैप्टर में ही देखते हैं जहाँ पे आपकी पाइपलाइन के बाद जो मेजर एयरपोर्ट्स वाला जो आपका मैप है वो ओपन करना है सबको, ठीक है, वो ओपन करो। यस, सो अब इसमें हम मेजर सी रूट्स को क्या करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने बैक टू टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन कौन से सी रूट हैं। यहाँ पे देखो, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ओके फाइन, द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, ओके, केप ऑफ गुड होप सी रूट, द सदर्न अटलांटिक सी रूट, द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, द साउथ पैसिफिक सी रूट, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 6 हुए, है ना, 6 हुए। वापस आ जाते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट सी रूट्स। तो क्या है, पहले हम ओशन, हमने ऑलरेडी 11th में ऑलरेडी मैप्स में हमें पता है कि वर्ल्ड की मैपिंग का बेसिक आइडिया है हमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक, इधर आएंगे नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक, ठीक है। ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ओके, ये है सदर्न ओशन, ये सारे ऊपर क्या है, इधर क्या है, आर्कटिक ओशन। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब इन्हीं ओशंस के लेकर के इंपॉर्टेंट सी रूट्स बने हैं। तो देखो पहला सी रूट का नाम हम जानेंगे, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, दूसरा सेकंड द सदर्न अटलांटिक ओशन सी रूट, ठीक है, तीसरा द नदर्न पैसिफिक सी रूट इन द नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ में नदर्न पैसिफिक सी रूट, इधर पे आ जाओ, नदर्न पैसिफिक सी रूट, इक्वेटर के नीचे सदर्न में आते हैं, द सदर्न पैसिफिक सी रूट, द सदर्न पैसिफिक सी रूट, गेटिंग एवरीबॉडी। अब हमने कितने सी रूट्स के बारे में अभी जस्ट रिकॉल किया, 4, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ओके फाइन। अब हमारे पास बचे 2 और इंपॉर्टेंट सी रूट, तो उससे हम क्या करेंगे, ईजिली बस 2 जगह को देखेंगे एंड देन थिंग्स विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। मेडिटेरेनियन सी को देखेंगे, यहाँ पे है द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, जो कि ये रेड सी है, यहाँ से निकलते हुए इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, 5th वन। अब 6th में आते हैं, आ जाते हैं अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न टिप पे। तो ये जो जहाँ पे आपका केप टाउन लिखा हुआ है, उसी सेम स्पॉट पे इस जगह को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़ केप ऑफ गुड होप। सो दिस वन इज़ केप ऑफ गुड होप सी रूट, केप ऑफ गुड होप सी रूट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो हमने ये 6 सी रूट्स जो है इंपॉर्टेंट सी रूट्स, इसके बारे में मैप से ही पता कर लिया कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं, ठीक है। आपको सीक्वेंस नहीं याद करना है जो बुक्स में दिए, आपको याद रखना है कि ओशन कहाँ कहाँ है मुझे जो दिख रहे हैं, जिसमें 4 तो हैं ही बिल्कुल, साउथ नॉर्थ पैसिफिक एंड अटलांटिक, इसके अलावा 2 और बचे, मेडिटेरेनियन एंड केप ऑफ गुड होप। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट पे पहले आते हैं। ये लिंक करता है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, आपको पता है कि यूएसए कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, मतलब आप लिंक कैसे करता है ये देख लो, कितना इजी है कि जब ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये पूरा यूएसए वाला जो जगह है, कंट्री है, और जो यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो यही रूट जो है ये सारे को कनेक्ट करता है, ठीक है, ओके। नाउ फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। जितना भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, इससे कहीं ज़्यादा इस रूट पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव ऑन दिस रूट, ठीक है, 1/4, एक चौथाई जो है ट्रेड रूट केवल इस रूट पे ही चलता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे हैं ऑलरेडी मौजूद, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट रूट बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं वो है बिग ट्रंक रूट। इसे भूलना मत, इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में श्योरली आ जाता है कभी कभी ये एमसीक्यू में कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। बोथ द कोस्ट हैव हाईली एडवांस पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटी, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों जो ये कोस्ट जो है, मतलब जो ये यूएसए वाला जो कोस्ट है इस साइड वाला, और इधर जो वेस्टर्न यूरोप वाला कोस्ट है, ये दोनों के दोनों पोर्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और हार्बर फैसिलिटी। अब हार्बर फैसिलिटी क्या होती है, हार्बर मतलब क्या होता है कि कोस्टल एरिया का वो ऐसा जगह जहाँ पे सामान को लाया जाता है, ठीक है, मतलब अंदर के इंटीरियर वाले सिटी से वहाँ पे लाते हैं, ये गोडाउन की तरह होता है, और वहाँ पे रखते हैं। अब जो वहाँ पे शिप है वो वहाँ पे आएगी और उस हार्बर से सामान निकालेगी, निकाल करके उसे जहाँ पहुँचाना है पहुँचाएगी। अब वो दूसरे कंट्री से अगर कोई सामान ला रही है तो भी इस हार्बर में क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और वहाँ पे जब रखेंगे उसके बाद वो अदर जो अंदर का की सिटीज़ वगैरह लोकेटेड है, वहाँ फिर वो अपने रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करके पहुँचाएंगे, ठीक है। तो पोर्ट तो सिर्फ वो होता है कि मतलब ये एक स्पॉट है जहाँ पे शिप क्या कर रहा है, आ जा रहे हैं, लेकिन हार्बर वो होता है जो पोर्ट के जस्ट अपोजिट में बनाया जाता है, मतलब उसके उल्टे साइड में, और वहाँ पे सारे जो सामान होते हैं, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले सामान होते हैं, वहाँ पे कलेक्ट करके रखे जाते हैं, वो है होता है हार्बर।
अब आ जाते हैं, अब इसे छोड़ देते हैं, पहले आ जाते हैं सदर्न अटलांटिक सी रूट। अब ये जो सी रूट है ये एक इंपॉर्टेंट सी रूट है जो अटलांटिक ओशन से गुजरता है। ये कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को विद द ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे इन साउथ अमेरिका। मतलब ये जो साउथ अटलांटिक सी रूट है ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को और जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ है यहाँ पे जो लोकेटेड है ये ईस्टर्न जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये साउथ अटलांटिक सी रूट है। Okay, this traffic is far less on this route because of the limited development and population in South America and Africa। तो ये इसके मुकाबले नॉर्थ अटलांटिक के मुकाबले साउथ अटलांटिक ये काफ़ी क्या है, लेस ट्रैफिक वाला एरिया, लेस बिजिएस्ट सी रूट है, क्योंकि साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते, डिमांड उतनी नहीं रहती है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील एंड प्लाटा एस्टरी एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैव लार्ज इंडस्ट्री। ब्राज़ील में, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड में शुगर का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील करता है, सेकेंड ऑफ ऑल कॉफ़ी का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, तो इस वजह से, और साउथ अफ्रीका कंट्री इज ऑल्सो देयर, सो यू विल फाइंड अफ्रीका में कि इन दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत जो ट्रेडिंग है वो चलती रहती है। ठीक है, देयर इज ऑल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डे जेनेरो एंड केप टाउन। ठीक है, तो रियो डे जेनेरो विच इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील ओनली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे, और केप टाउन जो साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द कैपिटल है, तो उसको देखोगे कि यहाँ पे लिटिल ट्रैफिक, बहुत कम ट्रैफिक दिखाई देंगे, बिकॉज बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, रिकॉल करो कि ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से क्या होकर के आया है, दे हैव गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। अदरवाइज ये क्या है, जिगजैग हैं। ठीक है, याद आ रहा है आपको, Pangaea and Pantalasha, these things. Okay, so the continental drift theory by Alfred Wegener. So you find कि ये जो दो टुकड़े अलग अलग हो गए, ये एक टाइम पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो जब जुड़े हुए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट, मतलब जो भी यहाँ पे होगा इनका रिसोर्सेज वो लगभग सिमिलर होंगे, तो दोनों को कोई ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, ओके नाउ अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक हो गया, अब आ जाते हैं नॉर्थ पैसिफिक सी रूट पे, बाकी दो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ट्रेड अक्रॉस द वास्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन मूव्स बाय सेवरल रूट्स व्हिच कन्वर्ज एट होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु इज अ स्पॉट ओके नियर यूएसए, तो ये नॉर्थ पैसिफिक सी रूट जो है वो उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, ओके, तो होनोलुलु कहाँ पे है ये देख लेते हैं एक बार। देखो इस मैप में देखेंगे, जस्ट अपोजिट मैप में मेजर सी रूट्स में, तो यहाँ देखो, यहाँ पे यूएस है, देन देयर इन बिटवीन देयर मैक्सिको इज देयर, तो यहाँ पे होनोलुलु है। ठीक है, तो ये देखो ये एक स्पॉट है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, नॉर्थ पैसिफिक के कंट्रीज़ जो हैं इस साइड लाई कर रहे हैं, वेस्टर्न वाले वो इधर से कनेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्कल लिंक्स वैंकूवर एंड योकोहामा एंड रिड्यूसेस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस टू 480 किलोमीटर बाई हाफ। ठीक है, तो योकोहामा देखो जापान में है। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज वैंकूवर। ठीक है, सो वैंकूवर जो कनाडा में है ये। ठीक है, सो यू विल फाइंड कि ये जो यहाँ पे जो यूएसए और कनाडा के जो सिटीज़ हैं वो एशिया के कुछ जो एरियाज़ हैं, सिंगापुर हो गए, शंघाई हो गए, योकोहामा हो गए, ये सारे को कनेक्ट कर रहा है, इसके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है होनोलुलु। ठीक है, ओके, और ये डिस्टेंस भी क्या करता है, इतना जो होता है वो हाफ कर देता है, क्योंकि आप देखो यहाँ से अगर इनको जाना पड़ता तो काफ़ी देर लगता, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। दिस सी रूट लिंक्स द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया। अभी हमने पढ़ा कि जो यूएसए वेस्ट कोस्ट एरिया जो है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वो एशिया से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, दीज आर वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड। इस साइड में ये सारे सिटीज़ के नाम अभी जो देखिए वो हैं, एंड योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला एंड सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। तो ये सारी सिटीज़ जो हैं वो एशियन साइड में क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अब आ जाते हैं साउथ पैसिफिक सी रूट में। दिस सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विथ ऑस्ट्रेलिया, ओके, न्यूजीलैंड एंड द स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स वाया द पनामा कैनाल। ठीक है, अब ये क्या करता है, देखो वेस्टर्न यूरोप, सी रूट्स कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विथ ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न यूरोप मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, और कौन सा, वेस्टर्न यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, ये जो जितना एरिया है वो विथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इनका यहाँ पे साउथ अमेरिका का उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो आप देखोगे कि जो ईस्टर्न वाले जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, मॉन्टेविडियो, ठीक है, ये सारे जो हैं ये फिर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे ट्रेड रूट्स जो हैं, ओके। नाउ दिस रूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकॉन्ग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये सारे जो रूट हैं, ये साउथ पैसिफिक वाली जो रूट है, ये बाकी सारी जगहों पे भी जाने के काम आते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज़ 12,000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये पनामा से लेकर के, पनामा कैनाल है, पनामा से लेकर के सिडनी तक जाने के लिए 12,000 किलोमीटर क्या करना पड़ता है, इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, जिस वजह से ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एक स्पॉट है जो नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक दोनों के बीचों बीच है, होनोलुलु, इसका वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, याद रखना। अब आ जाते हैं लास्ट के दो सी रूट में। मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, दिस सी रूट पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड सर्व्स मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये कवर कर रहा है मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट। ठीक है, अब ये क्या है देखो, पोर्ट सेड अडेन मुंबई कोलंबो एंड सिंगापुर आर इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है मेडिटेरेनियन का, यहाँ से स्टार्ट होता है पोर्ट सेड, ठीक है, पोर्ट अडेन, देन मुंबई, देन कोलंबो, ठीक है, फिर आ जाते हैं इस साइड, क्योंकि ये जब 3D में होगा तो आपको सर्कल दिखेगा, तो यहाँ से सिर्फ सिंगापुर, ये सारे के सारे जगहों को क्या करता है, ये मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट लिंक करता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विस कैनल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड द डिस्टेंस एंड टाइम एज कम्पेयर टू द अर्लियर रूट थ्रू द केप ऑफ गुड होप। तो पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कोई भी स्विस कैनल नहीं था। यहाँ पे देखो जो आप रेड सी देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, स्विस कैनल अब बना दिया गया, तो वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको जब वो स्टार्ट हुआ और कब बना, अराउंड 18 सेंचुरी में ये बना, ठीक है, उससे पहले नहीं था। तो जब भी कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ या आपको ट्रेडिंग करनी होती थी, तो हमेशा से ये सारे कंट्रीज़ को पहले केप ऑफ गुड होप तक आना पड़ता था, जो साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद कहीं पे भी जाएंगे वो लोग। तो ये काफ़ी लंबा रूट था। अब क्या है कि मेडिटेरेनियन सी रूट को पकड़ के और स्विस कैनल से होते हुए ये ईजिली कहीं भी जा सकते हैं एशियन कंट्री में। तो दिस वॉज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव देन द रूट थ्रू स्विस कैनल। तो ये स्विस कैनल के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बूस्ट हुई। केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये अब ये इसको बाकी सब स्विस कैनल वगैरह आ गया तो इसे बंद थोड़ी करेंगे, तो ये भी केप ऑफ गुड होप भी सी रूट अभी क्या है, मौजूद है। दिस ट्रेड लिंक रूट कनेक्ट्स द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप रीजन विथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अभी भी जो केप ऑफ गुड होप जो है, ये ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, यहाँ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी, और इनको अगर एशिया जाना है तो वो यहाँ भी क्या करते हैं, जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स। ये इसको अंडरलाइन कर लो कि यहाँ पे जो है जो ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका है, यानी कि जो ये वाला अफ्रीका है, वेस्ट वाला, और ईस्ट वाला जो अफ्रीका है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने रिच जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका ज़्यादातर क्या होता है, ये आपस में ही इस केप ऑफ गुड होप से क्या करते रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या करते हैं, सामान को पहुँचाते हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, अब हमने सी रूट्स जो हैं वो पढ़ लिए, मेजर सी रूट्स। Now we come to the next part, that is, yes, we come to the next part after this sea routes, coastal shipping। coastal shipping भी क्या है, एक टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट है, और इसमें दो टाइप की शिपिंग, क्योंकि हमने अभी इधर इतना पढ़ा स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, तो इसीलिए दो कोस्टल शिपिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट का ये नहीं है, वाटर ही 2 टाइप्स अगर पूछेगा तो आप यही लिखोगे कि सी रूट एंड इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, लेकिन हमें दो कैनाल के बारे में पढ़ना होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ठीक है, in trading in the oceans. So it is obvious that water transport is a cheaper mode. While oceanic route connects different countries, coastal shipping is a convenient mode of transportation with long coastline. That is USA, China and India. जो क्या है कि कोस्टल शिपिंग क्या होती है कि कोस्टल एरिया में कोस्ट लाइन इतना ज़्यादा बड़ा है, जैसे हमारा इंडिया का ही 7516.6 किलोमीटर है पूरा कोस्टल एरिया का डिस्टेंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये भी क्या करते हैं, कोस्टल शिपिंग जो होते हैं ये एक अच्छे क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेंजियन स्टेट्स इन यूरोप आर मोस्टली suitably placed for coastal shipping connecting one member's coast to the other। ठीक है, तो शेंजन स्टेट्स यूरोप में, मतलब कुछ कंट्रीज इनको शेंजन बोला जाता है, वो क्या है, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया है एज अ शिपिंग कोस्ट, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। इफ़ प्रॉपरली डेवलप्ड कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस द कंजेशन ऑन द लैंड रूट। अगर अच्छे से डेवलप किया जाए तो ये कोस्टल शिपिंग ही क्या करेगा, काफ़ी अच्छे से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रैफिक और कंजेशन। ठीक है, जो जितना लैंड रूट में ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है उतना नहीं होगा। शिपिंग कैनल देखते हैं क्या है, अभी तो फिलहाल 2 ही डेवलप है और काफ़ी अच्छे से है, स्विस एंड पनामा कैनल। क्वेश्चन में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दी मैप। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा अपने स्विस कैनल के बारे में बताइए या पनामा कैनल के बारे में बताइए, आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दे देगा, ये जो मैप है ये दे देगा, और इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जो भी आप नेम्स देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अगर उनको कुछ पूछना होगा तो वो पूछेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि ए वाला जो पॉइंट है इस पोर्ट का नाम बताओ, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, बोलेंगे यहाँ पे जो पॉइंट है जो पोर्ट है उसका नाम बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से, और उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैनल का नाम क्या है, ये क्या कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कोस्टल शिपिंग है, क्या नाम है इसका। ठीक है, कौन से सी को कनेक्ट कर रहा है ये, ऐसा पूछेंगे। फिर ये स्विस कैनल का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये क्या क्या चीज़ें को इनके फीचर्स क्या हैं बताओ साउथ स्विस कैनल के, ये मैप दे करके वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, दिस कैनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 में बना था इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सेड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट स्विस इन द साउथ। ठीक है, लिंकिंग मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी। ये तो लाइन आपको याद होनी चाहिए कि ये जो स्विस कैनल है, ये देखो स्विस कैनल कैसे है, ये इधर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इधर देखो सऊदी अरेबिया कॉन्टिनेंट है, सॉरी कंट्री है, एंड देन इजिप्ट इज देयर। So in between these two countries there is a line which is given। ठीक है,
जो गैपिंग नैरो चैनल जैसा बना हुआ है, दैट इज़ हियर, दैट इज़ दिस थिंग ओनली, ठीक है। ओके, नाउ ये अब क्या है यहाँ पे, क्या है ये किस किस चीज़, कौन कौन से पोर्ट है इसमें प्रोमिनेंट? पोर्ट सेड है देखो नॉर्थ में बिल्कुल, और यहाँ पे पोर्ट स्विज इन द साउथ ये है। और कौन से दो मेजर सी रूट को कनेक्ट कर रहा है ये भी याद रखना, मेडिटेरेनियन सी को, एंड यहाँ पे है आपका रेड सी। तो ये दोनों के दोनों को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। याद रखना आप, दो वाटर बॉडीज़ कौन कौन से हैं जिनको कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। Now, it gives Europe a new gateway to the Indian Ocean and reduces direct sea route distance between Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope route, ठीक है। तो गुड होप, केप ऑफ गुड होप रूट तो काफ़ी पुराना था, तो इसलिए अब इसका जो है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्विस कैनाल की कंस्ट्रक्शन हुई, जिस वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो ईजिली एशिया तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और इसने काफ़ी क्या कर दिया है, रूट का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है। इट इज़ अ सी लेवल कैनल विदाउट लॉक्स विच इज़ अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 15 मीटर डीप। ये भी अंडरलाइन कर लो कि ये क्या है, एक सी लेवल कैनाल है जो बिना लॉक के है। लॉक का मतलब क्या है कि बीच बीच में वो रुकेगा नहीं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिप जा रही है तो बीच में एक बैरियर की तरह बना के रखेंगे कि अब यहाँ पर तक रुकेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लॉक्स है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, सीधा एक बिल्कुल लॉन्ग कैनाल है, 160 किलोमीटर का है और इतना डीप है, 11 to 15। 100 ships travel daily and each ship takes 10 to 12 hours to cross this canal, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक्स वगैरह है, सिस्टम है नहीं, तो बीच में कोई रुकने का चांस नहीं है। इस वजह से ये डेली जो ट्रैवल करते हैं ये शिप्स, वो 10 से 12 घंटे लेते हैं। द टोल्स आर सो हैवी दैट सम फाइंड इट चीपर टू गो बाई द लॉन्गर केप रूट वेन एवर द कॉन्सिक्वेंट डिले इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। अब टोल्स जो इसमें लगते हैं, जो टोल्स मतलब जो एक चार्जेस होते हैं ना, जो कभी जाते हो रोड पे तो हाईवे पे टोल टैक्स लेते हैं, तो इस तरीके का ये काफ़ी इतना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट है, ठीक है। और जितने भी शिप्स हैं उनको ज़रूरी है जाना वहाँ तक, तो टोल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवी ली जाती है, काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है पैसे। तो इसलिए क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर हमें टाइम का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है या फिर टाइम अभी हमारे पास है, तो इससे अच्छा हम केप ऑफ गुड होप के रूट से ही चले जाए, क्योंकि यहाँ पे टोल का जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है स्विस कैनाल में, ठीक है। रेलवे फॉलोज द कैनाल टू स्विस एंड फ्रॉम इस्माइलिया देयर इज़ अ ब्रांच लाइन टू कायरो। एक रेलवे लाइन भी जो है कैनाल टू स्विस कैनाल से लेकर के स्विस पूरा तक फैला हुआ है, मतलब इधर ही पास में ही क्या है, जहाँ तक ये है इसका जो रूट है कैनाल का, उसी लाइन में रेलवे लाइन भी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रेलवेज़ लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये रेलवेज़ हैं, ये भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही स्विस कैनाल से सामान जब जाएगा या फिर लोडिंग अनलोडिंग होगी तो रेलवे का यूज़ करके हम काफ़ी कहीं और तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अ नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम नाइल ऑल्सो जॉइंस द स्विस कैनाल इन इस्माइलिया टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सेड एंड स्विस, ठीक है। एक फ्रेश वाटर नेविगेबल जो कैनाल है वो भी नाइल नदी से होते हुए, नाइल जो नदी इजिप्ट में है वो भी स्विस कैनाल को क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। फ्रेश वाटर कैनाल देखो, ये वाली जो लाइन जो दिख रही है आपको ये है, ठीक है। तो ये नाइल जो है उसका ही कैनाल है, ठीक है, नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल। तो नाइल नदी से होते हुए ये ज्वाइन होते हुए ये क्या करता है, पोर्ट स्विस जो है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है, ताकि पोर्ट स्विस से लेकर के पोर्ट सेड तक क्या वाटर सप्लाई जो है वो पहुंचाई जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ द importance. Now come to the Panama Canal. This canal connects the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west, ठीक है। यानी कि ये जो पनामा कैनल है, सो यहाँ पे इधर है पनामा इज देयर, सो ये क्या करता है कि अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, ठीक है, ये पनामा कैनल के इस वाले एरिया को ईस्ट बोला गया और ये वाला एरिया वेस्ट है। तो पनामा कैनल इज कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट. So it has been constructed across the Panama Isthmus between Panama City and Colon by the US government, which purchased 8 kilometer of area on either side and named it the Canal Zone. ठीक है, तो अब ये क्या है कि पनामा कैनल जो है वो कहाँ से क्या है, ये क्या है, पनामा एस्थमस है। एस्थमस क्या होता है, एस्थमस एक नैरो लैंड का स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो बड़े बड़े लैंड एरियाज़ को, मासेस को कनेक्ट करता है। तो पनामा इज़ अ एस्थमस, इट इज़ अ नैरो लैंड स्ट्रिप and it is connecting South America major landmass and North America major landmass and South America major landmass. So this is the isthmus, ठीक है। अभी को क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो यूएस गवर्नमेंट द्वारा किया गया है और इसने ये दोनों के जो पनामा कैनल है इसके ईदर साइड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या किया है, इन्होंने खरीद लिया है, परचेज कर लिया है और ये इनके जोन में आता है एज अ कैनाल जोन, ठीक है। The canal is about 72 kilometer. इससे कंपेयर करेंगे तो कैनल इज अबाउट 160 किलोमीटर एंड दिस इज द कैनल विच इज अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग एंड involves a very deep cutting for a length of 12 kilometer, ठीक है। So you see this one is the Panama Canal. दो कनेक्टिंग पॉइंट पूछेगा तो आप बोलोगे स्टार्टिंग कोलोन एंड एंडिंग पनामा, ठीक है। Now it has 6 lock system and ships cross the different levels 26 meter up and down through these locks before entering the Gulf of Panama, ठीक है।
अब ये क्या है कि गल्फ़ ऑफ पनामा से पहले ही, पहुँचने के पहले ही ये क्या करते हैं, ये 6 जो उनके 6 लॉक सिस्टम है वहाँ से उनको गुजरना पड़ता है और वहाँ पे उनको स्टॉप होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो स्विस कैनाल है उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं था, यहाँ पे क्या है लॉक सिस्टम है। जब वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से पनामा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उनको कोलोन तक जाने के लिए, जहाँ पे गल्फ़ ऑफ पनामा है, वहाँ तक जाने के लिए उनको 6 लॉक सिस्टम्स को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाई 13,000 किलोमीटर बाई सी, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाने के लिए, तो यहाँ पे मैप में देखिए कि न्यूयॉर्क से लेकर के अगर सैन फ्रांसिस्को तक जाना है तो वो क्या करते हैं, ये शॉर्टन कर देते हैं इसका डिस्टेंस, ठीक है। Likewise, the distance between Western Europe and the west coast of USA and northeastern and central USA and east and southeast Asia is shortened. मतलब ये सारी जो एरियाज़ हैं इनके एरियाज़ भी क्या कर देते हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ऑफ दिस कैनल इज़ रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ स्विस। स्विस की तरह ये जो पनामा कैनल है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब क्योंकि इसका थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। सो हाउएवर इट इज़ वाइटल टू द इकोनॉमीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका। लेकिन जो ये सारी जो कंट्री, ये जो मैक्सिको है, पनामा है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें ये काफ़ी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि इनको तो भी तो ट्रेडिंग करनी ही है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सो इट इज़ यूजफुल फॉर देम वेरी मच। ना दूसरे टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, वो है इनलैंड वाटरवे। सी रूट, मेजर सी रूट पढ़ लिया हमने, कोस्टल शिपिंग में 2 इंपॉर्टेंट कैनाल पढ़ लिया, स्विस कैनाल और पनामा कैनाल। अभी पढ़ते हैं इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज का आप नाम समझ रहे होगे कि ये इनलैंड मतलब अंदर में चलने वाले वाटरवेज हैं, ठीक है। रिवर हो गया, कैनाल हो गया, लेक्स हो गया, कोस्टल, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज अंडरलाइन दिस। हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। बोट एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर। बोट हो गया, स्टीमर हो गया, ये लोगों को सामान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा क्या होता था, काम आता था, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडिंग ऑन नेविजिबिलिटी। अब इनलैंड वाटरवे का किस पे डिपेंड होता है चलने के लिए, नेविजिबिलिटी मतलब रोज़ मतलब वहाँ से जो नदी है कोई भी या लेक है वो पूरा ऑल टाइम 365 डेज वो क्या है, मोटोरेबल है, चल सकता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ द चैनल, ठीक है, ज़्यादा गहरा या ज़्यादा शैलो, मतलब ज़्यादा ऊपर ऊपर तो नहीं है। कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो होना चाहिए, ओके। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, ट्रांसपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज। रिवर्स आर ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। रिवर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं डेंस फॉरेस्ट के लिए। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटालिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवे। ये सारे जो मिनरल्स के नाम हमने पढ़े और टिम्बर यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे इनलैंड वाटरवेज में इससे ट्रांसपोर्ट होने के काम आते हैं। इन एंशियंट टाइम्स रिवरवेज वर द मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया। इंडिया में आप देखोगे एंशियंट टाइम से जब भी कोई भी रूलर्स जो हैं वो रूल किए, उन्होंने सबसे पहले देखा कि इफ़ इज़ देयर एनी रिवर प्रेजेंट हियर और नॉट, ठीक है। तो रिवर्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, बट दे लॉस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज। लेकिन जो रिवर्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपना जो इंपॉर्टेंस है उनका कम हो गया, क्योंकि रेलवेज आ गए। लैक ऑफ वाटर ड्यू टू डाइवर्जन फॉर इरीगेशन, वो रिवर का पानी इरीगेशन में यूज़ हो रहा था, एंड देयर पुअर मेंटेनेंस, और रिवर की काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस भी नहीं हो रही थी इस वजह से, और रेलवेज और रोडवेज काफ़ी अच्छे इसके मुकाबले में आ गए, तो इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स as inland waterways for domestic and international transport and trade has been recognized throughout the developed world, ठीक है। ये सारी चीज़ों में जो है, जैसे डोमेस्टिक हो गया, हाउस होल्ड वगैरह, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेडिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ों में अभी भी क्या है, डेवलप्ड वर्ल्ड में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशंस मैनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू एनहांस देयर नेविजिबिलिटी बाय ड्रेजिंग, स्टेबलाइजिंग रिवर बैंक्स एंड बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेजेस फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी रिवर्स को ठीक किया गया। ठीक करने का मतलब कि इनकी नेविजिबिलिटी को थोड़ी सुधारी गई ड्रेजिंग के थ्रू मतलब कि जैसे काफ़ी सारा सॉइल जो है वो फ्लो, जो रिवर फ्लो होता है होते होते जो सैंड और सॉइल डिपॉजिट कर देता है, तो उस वजह से ठीक से बोट्स वगैरह जो हैं वो चल नहीं पाते हैं, तो वो नहीं चल पाते हैं, तो इस वजह से उनको सॉइल वगैरह को वहाँ से क्लियर किया गया, ठीक है, अच्छे से क्लीन किया गया ताकि वो ईजिली वहाँ पे रन कर सके, ठीक है। रिवर बैंक को स्टेबलाइज किया गया, वो बड़ खाबड़ रहेंगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। डैम्स बनाए गए, ये सारी चीज़ें की गई ताकि रिवर का भी अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज और सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स। अब क्या है, क्योंकि हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसलिए वर्ल्ड के कुछ वाटरवेज दिए गए हैं जिनका काफ़ी अच्छे से अभी भी क्या होता है, यूज़ होता है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये मैप है राइन वाटरवे का, ठीक है। ये मैप को आपको ध्यान से देखना है, इसे समझना है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली लास्ट ईयर ही क्वेश्चन जो है वो आया है इस मैप के बेसिस पे, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैप आया, इसके बेसिस पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे जो वो क्वेश्चन इस ईयर में नहीं थे, ठीक है। ओके, नाउ पहले आ जाते हैं राइन वाटरवेज पे। राइन वाटरवे जर्मनी में फ्लो करता है एंड द नीदरलैंड, ठीक है। जर्मनी से होते हुए जो ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह आप नीदरलैंड तक जाता है, ठीक है।
इट इज़ नेविजेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडाम, ठीक है। रोटरडाम देखो नीदरलैंड के जस्ट पास में ही है, मतलब जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोटरडाम इज़ इन नीदरलैंड ओनली, सो यू विल फाइंड कि यहाँ से जो है ये कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम रोटरडाम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू बसेल इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बीच से फिर जर्मनी से गुजरते हुए लास्ट में स्विट्ज़रलैंड तक को क्या करेगा, कनेक्ट करता है, ठीक है। राइन वाटरवे। ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोगने, ठीक है। तो जो ओशन गोइंग वेसल्स हैं, जो ओशन से वही सी रूट वगैरह जो कनेक्ट करेगा, वो यहाँ तक क्या करते हैं, आ जाते हैं। मतलब ये द ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोगने, ठीक है। कि जो ओशन के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से आ रहे हैं, तो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँच के फिर बाकी सारे कंट्रीज़ में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। द रूर रिवर जॉइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। तो ये जो रिवर है, जो रूर रिवर है, यहाँ पे लिख लो, ये रूर रिवर है, दिस इज़ जॉइनिंग द राइन फ्रॉम द ईस्ट। ओके, नाउ इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड एंड द होल बेसिन हैज़ बिकम अ प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो ये इस तरीके से फ्लो करता है ये रूर रिवर कि ये पूरा का पूरा जो कोल फील्ड है उस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा एक बेसिन बना लिया है जहाँ पे ये जो रिवर का वाटर है वगैरह जो यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, एक प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया बन गया है, ठीक है। डसेल्डॉर्फ इज़ द राइन पोर्ट ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे डसेल्डॉर्फ है, उस वो क्या है इसका, सो यू विल फाइंड कि दैट इज़ द डसेल्डॉर्फ इज़ द राइन पोर्ट फॉर दिस रीजन। डसेल्डॉर्फ जो है, इसका नाम याद रखना है आपको कि ये क्या है, पोर्ट की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, डसेल्डॉर्फ को। नाउ ह्यूज टोनेज मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रेच साउथ ऑफ रूर। तो यहाँ के एरिया के साउथ वाले में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो जो टोनेज है, मतलब जो सामान और मटेरियल्स हैं उसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ दिस वाटरवे इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज। सबसे ज़्यादा इस वाटरवे का यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में comparatively. Each year, more than 20,000 ocean-going ships and 2 lakh inland vessels exchange their cargoes. मतलब 20,000 जो है हर एक साल में ओशन गोइंग शिप्स जो है यहाँ से गुजरते हैं, जो जिनको ओशन से जा करके सी रूट से वर्ल्ड की कवर करने हैं, और 2 लाख इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो इनसे क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये कार्गो वगैरह जो सामान वगैरह है वो सप्लाई करते हैं। इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड्स विथ द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है जो कि वेस्टर्न यूरोप का है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये जर्मनी का, ये कनेक्ट कर रहा है एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से ही, ठीक है। और ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इसके अंडर में आते हैं। अब हम देखेंगे द डैन्यूब वाटरवेज। तो डैन्यूब वाटरवेज, इसमें देखो जो पिक्चर बेस्ड था वो एक ही था, वो है राइन वाटरवे। इसको ही बस ठीक से देखना है, बाकी जो है यू हैव टू जस्ट नो अबाउट इट। ओके, नाउ द डैन्यूब वाटरवे, दिस इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। द डैन्यूब रिवर राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज़, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो ईस्टर्न यूरोप, यानी कि ये वाला एरिया जो है, जो यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। दिस इज़ राइजिंग फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे जर्मनी में दिया हुआ है, इसके ईस्ट में आपको दिखेगा जो डैन्यूब वाटरवे है, ठीक है। ओके, ये ओके, इट इज़ नेविजेबल अप टू टॉर्ना सेवेरिन। टॉर्ना सेवेरिन एक जगह का नाम है जो रोमानिया कंट्री में है, तो यहाँ तक वो क्या है, नेविजेबल है, मतलब वहाँ तक कनेक्ट होता है डैन्यूब वाटरवे। द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर, इस अंडरलाइन कर लो, वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। वोल्गा वाटरवे क्या है, रशिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच द वोल्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो पता चल गया, ये रशिया में ही है वोल्गा वाटरवे। ये प्रोवाइड करता है वाटरवेज, ये सबसे ज़्यादा नेविजेबल है, 11,200 किलोमीटर कवर करता है, और ये लास्ट में जाके कैस्पियन सी से क्या करता है, ये वहाँ पे क्या ड्रेन आउट हो जाता है ग्लास, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो दिस इज कैस्पियन सी कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ रशिया, सो दे आर गोइंग टू जॉइन दिस कैस्पियन सी, ठीक है। द वोल्गा मॉस्को कैनल कनेक्ट्स इट विद द मॉस्को रीजन एंड द वोल्गा डॉन कैनल विद द ब्लैक सी। वोल्गा मॉस्को कैनल जो है वो मॉस्को रीजन को कनेक्ट करता है, एंड वोल्गा डॉन कैनल जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्लैक सी एंड दिस इज़ द कैस्पियन सी। सो ये वोल्गा वाटरवेज जो है, जो नॉर्थ से आती है, ये ब्लैक सी में भी ड्रेन होती है और कैस्पियन सी में होती है। दोनों के बीच में जो मॉस्को है ये काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। नाउ अब ये द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे, इसको पढ़ते हैं। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सुपीरियर, हुरॉन एरिया एंड ओंटारियो, दे आर कनेक्टेड बाय सू कैनाल एंड वेलांड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवे, ठीक है। ये एक वाटरवे है, प्रोमिनेंटली दे आर लोकेटेड इन दिस साइड इन द यूएस, ठीक है। दीज आर द सेंट लॉरेंस वाटरवे, ठीक है। यही यहीं पे लेक सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, हुरॉन, ये सारे यहाँ पे क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक्स फॉर्म्स अ यूनिक कमर्शियल वाटरवे इन द नदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो जो एस्चुरी फॉर्म करते हैं, अब एस्चुरी क्या होती है कि कोई भी जैसे एक एरिया होता है, एक लैंड एरिया होता है जो सी या ओशन के
बिल्कुल किनारे में उभरा हुआ है, जैसे लाइक दिस टाइप ऑफ लैंड। ये पार्ट जो है ये लैंड एरिया है, तो ये एस्चुरी हो गई। जो आगे की तरफ क्या है, वो ओशन की तरफ या सी की तरफ आगे की तरफ क्या हुआ है, वो निकला हुआ एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया। सो दिस इज़ सेंट लॉरेंस रिवर का ये जो एस्चुरी है, इसके साथ साथ ग्रेट लेक्स जो भी हमने पढ़े, ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ये सारे के सारे नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल वाटरवे हैं। द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक डुलॉथ एंड बफेलो, ये दोनों पोर्ट्स के नाम हैं, ठीक है, उसी रूट पे आते हैं। दे आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ ओशन पोर्ट, ठीक है, तो ओशन के सी रूट को कवर करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एज सच लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब भी जैसे भी ओशन से ये दूसरे से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से अगर कोई भी ट्रेडिंग आइटम्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो फिर यहीं से वो क्या करते हैं, अंदर जो है वो सप्लाई करते हैं, जो कि मॉन्ट्रियल तक जो है वो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पार्ट, तो यहाँ तक वो कनाडा में है, यहाँ तक वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। बट हियर गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। अब रैपिड्स इतने सारे हैं, रैपिड्स का मतलब जैसे आपका जब भी आप वहाँ क्या होगे माउंटेनियस एरियाज़ में, हिल स्टेशन में गए इंडिया के, तो वहाँ पे आप देखे होगे कि काफ़ी तेज़ी से जो रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर, दे आर फ्लोइंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड, तो वहाँ पे रुकती नहीं है, उनकी स्पीड चलती जाती है, वैसे कहीं नहीं रुकती है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी फास्ट होती है, तो यू विल फाइंड दैट इज़ अ रैपिड, ठीक है। तो इस वजह से उसको छोटे छोटे वेसल्स में लाया जाता है, बड़े शिप्स होते होंगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दिस, ठीक है, कैनाल्स बनाए गए हैं ताकि ये रैपिड्स जो हैं इनसे बचा जा सके, ठीक है। 3.5 मीटर डीप बनाए गए हैं ताकि ये कैनल जब बनेंगे तो कैनल को तो इफेक्ट करेंगे नहीं ये रैपिड्स, और ईजिली ये सारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग आइटम्स हैं वो ईजिली ये सारे एरियाज़ तक पहुंचाए जा सके, इंटीरियर एरियाज़ जो कनाडा और यूएसए के हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस रिवर। Now we come to the next part, that is Mississippi waterways. Mississippi Ohio waterway connects the interior part of USA with the Gulf of Mexico in the south. Large steamers can go through this route up to Minneapolis, ठीक है। So अब ये जो है Mississippi waterways, दे आर कनेक्टिंग द मिसिसिपी रिवर जो कि साउथ यूएसए में है, तो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको तक क्या करते हैं, ये जाते हैं। तो ये जो मिसिसिपी वाटरवे है वो ये कनेक्ट कर रहा है इनको, ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है, यूएसए को और मैक्सिको को, और वहाँ के जो इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टिंग आइटम्स दे आर सप्लाइंग, ठीक है। मिनियापोलिस इज़ अ प्लेस, ठीक है, इन यूएस। नाउ वी कम टू द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, अब ये तीसरा मीन्स ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। सो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। फास्टेस्ट होने की वजह से ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इसको प्रेफर करते हैं। वैल्यूएबल कार्गो जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, इसे वर्ल्ड वाइड में पहुँचाया जाता है इसके थ्रू, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इनएसेसिबल एरिया जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेटोज़ हो गए, रिवर हो गए, ओशन हो गए, इसको क्रॉस करके पहुंचाया जा सकता है। मतलब हिली एरियाज़ में रेलवे और रोड डेवलप होना हो, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जरूर पहुंचेगा। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एयर ट्रांसपोर्ट आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फ्रिक्शन क्रिएटेड बाई माउंटेनियस स्नो फील्ड्स और इन हॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स हैव बीन ओवरकम, ठीक है। जैसे माउंटेनियस एरियाज़ तक कोई नहीं पहुँच पाता था, स्नो फील्ड तक कोई नहीं पहुँच पाता था डेजर्ट एरियाज़ में, लेकिन ये सारे अब ओवरकम हो गए हैं एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से। एक्सेसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, मतलब वहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पे इफेक्टिव है। एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरिड आर्टिकल्स टू द एस्किमोज इन नदर्न कैनेडा अनहिंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। एयरप्लेन्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामान, एस्किमोज कौन होते हैं, जो इग्लूज में रहते हैं, ठीक है, स्नो एरियाज़ में नदर्न कैनेडा में रहते हैं, उनको सप्लाई किया जाता है जो भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स मतलब कोई भी सामान जो डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। इन द हिमालयन रीजन द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड, एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल, ठीक है। कभी कभी हिमालयन रीजन में ये जो रूट्स वगैरह हैं, जैसे रेल के हो गए, अगर रोड बनाए हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। एट सच टाइम उन दिनों में एयर ट्रैवल जो होता है एक रास्ता उनके लिए बचता है कि वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। एयरवेज का ये दे हैव ऑलवेज हैविंग द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, हमेशा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डिफेंस वगैरह के जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ईजिली कैरी आउट हो सकती हैं। एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इराक बियर्स टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट। तो इराक विच इज़ इस्लामिक कंट्री, तो एयर स्ट्राइक किया गया यूएस और ब्रिटिश फोर्स द्वारा, वो एयरवेज का ही यूज़ करके। तो एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एयरवेज काफ़ी
अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड देयर ऑपरेशन रिक्वायर एलाबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनको बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एलाबोरेट होता है। हैंगर्स हो गए, लैंडिंग उनको करवाना, तो लैंडिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस रखना, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये सारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में ये सारे जो पार्ट्स वगैरह है वो बनते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एयरपोर्ट बनाना भी काफ़ी आसान काम नहीं है, वैसे भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, और उसके लिए बहुत बड़ा जगह भी चाहिए। दे हैव डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री वाली कंट्री है वहाँ पे डेवलप हुए हैं, जहाँ पे गुड्स और वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर देन 35 आवर्स अवे। तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है वर्ल्ड में जो 35 घंटे से ज़्यादा हो, उतने के अंदर अंदर एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड एंड फ्लाई एयरप्लेन्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल तभी है जो लोगों ने बनाया एयरप्लेन्स को और जो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। ट्रैवल बाई एयर कैन नाउ बी मेजर्ड बाई आवर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। ठीक है, तो अब एयर के ही जरिए हम ट्रैवलिंग टाइम को आवर्स और मिनट्स में गिन सकते हैं, जबकि पहले ईयर्स और मंथ लग जाते थे। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छे तरीके से क्या है, एयरवेज हर जगह पे पहुंच चुका है। ऑल द यूके पायनियर द यूज़ ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट, यूएसए डेवलप लार्जली पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ठीक है, यूके जो है ये पहले से ही कमर्शियल यानी कि जो प्रॉफिट मेकिंग जेट ट्रांसपोर्ट है, जो सामान वगैरह लेके जाते हैं, उसने पहले ही डेवलप कर लिया था। ठीक है, लेकिन यूएसए ने क्या किया, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ठीक है, लेकिन यूएसए ने जो है वो वॉर के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1945 में लास्ट खत्म हुआ, तो वो उसके बाद जो है सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन इस्टेब्लिश कर लिया। टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कम से कम 250 कमर्शियल एयरलाइंस, जो मतलब केवल और केवल सामान ही लेके आने जाने में ही यूज़ होते हैं, रेगुलर वे में वो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, यानी कि वो रेगुलेट किए जा रहे हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। धीरे धीरे करके इसमें और डेवलपमेंट आएगी और हो भी रही है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा फास्ट मीन्स हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीडी है। कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। ठीक है, तो जैसे मतलब सोचो ब्रिटेन से लेकर के यूएस तक 3.5 आवर्स तक से पहुंच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। दिस इज वे फार स्पीडी। ओके, नाउ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट में पढ़ते हैं क्या है। इन द नदर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए नदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट करता है ईस्टर्न यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये सारी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देखोगे। यूएसए अलॉन्ग विथ अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए में 60% जो एयरवेज है वहाँ पे हैं ऑलरेडी प्रेजेंट। न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, पेरिस, एम्स्टरडेम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, दीज आर दी नेम्स। शिकागो, दे आर द नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कन्वर्ज और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कि ये नोडल पॉइंट है कि यहाँ पर या तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ पे आके रुकेगा, या तो वो पॉइंट है, या फिर वो क्या करेंगे, उसी जगह से डिफरेंट डायरेक्शन और कॉन्टिनेंट्स में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, जो अफ्रीका है या एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया, जो जहाँ, ठीक है, जहाँ जो एशिया के पार्ट में जो आता है रशिया, ठीक है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे एयर सर्विसेज की थोड़ी कमी है। ठीक है, देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इसमें बता रहा है कि 10 to 35, तो लगभग अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो लगभग यहाँ से अगर देखिए तो 10 to, और यहाँ पे देखिए तो 10 to 35 डिग्री के बीच में काफ़ी कम एयर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और एरिया काफ़ी कम है और यहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए तो हम देखेंगे कि 10 to 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द एयरवेज आर वेरी लेस। अब लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो देखते हैं, दैट इज़ अ पाइपलाइन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पाइपलाइन क्या होता है। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अब ये है पाइपलाइंस। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेज। ऑब्वियसली बात है, पहले मैंने बता दिया था कि लिक्विड वगैरह, गैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ जो हैं जो फ्लोएबल होते हैं वो उसके लिए ही काम आते हैं पाइपलाइंस। फॉर एन इंटरप्टेड फ्लो ओके, सो वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइंस इज़ फेमिलियर टू ऑल। ठीक है, वाटर सप्लाई भी होता है पाइपलाइंस के थ्रू। कुकिंग गैस जो वाटर सप्लाई ऑब्वियसली बात है हाउस होल्ड्स में उसी यूज़ होता है।
कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है। एलपीजी वगैरह जो है सिलेंडर की जरूरत नहीं है, पाइपलाइंस के थ्रू इजीली कनेक्शन जो है वो पहुंच जाता है घरों में। दे आर यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाइपलाइन कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल, ठीक है। जो लिक्विफाइड कोल पेट्रोलियम वगैरह जो है, पेट्रोलियम डीजल हो गया, इसे भी सप्लाई करने में काम आता है। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। तो न्यूजीलैंड में तो पूरा का पूरा हब है फार्मिंग का, ठीक है। तो इस वजह से मिल्क जो है वो यहाँ पे सप्लाई होती है फैक्ट्रीज तक, फार्म से लेकर के। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ पे कंज्यूम होना है वो आइटम्स, वो यूएसए में ये यूज़ होता है पाइपलाइंस, ठीक है। इसके लिए इसे बोलते हैं बिग इंच इज़ वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो मैक्सिको से लेकर के, गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं यूएसए के, वहाँ तक जाने के लिए पेट्रोलियम सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। उसको बोलते हैं, उस जो रूट अपनाता है उसे बोलते हैं बिग इंच, ठीक है, याद रखना बिग इंच। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रीट पर टन किलोमीटर इज कैरीड थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए, ठीक है। 17% जो है फ्रीट यानी कि जो सामान है, लिक्विड ही सामान जो है वही क्या होता है, ये यहाँ से पाइपलाइंस के थ्रू कैरी आउट होता है। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइपलाइंस आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज एंड टू पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट। रशिया वगैरह हो गया, एशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये पाइपलाइंस यूज़ होता है ताकि ऑयल वेल से कनेक्ट होकर के जहाँ से ऑयल निकल रहा है, ठीक है, और वो उधर से फिर मार्केट एरिया में जाएगा। तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एशिया हैज़ एक्सटेंडेड पाइपलाइन टू ईरान एंड ऑल्सो टू पार्ट्स ऑफ चाइना। तो तुर्कमेनिस्तान इज़ अ सेंट्रल एशियन कंट्री, तो वो क्या है, वो भी पाइपलाइन के थ्रू ईरान जो कि उसके वेस्ट में है, और जो चाइना है जो कि उसके ईस्ट में है, दोनों तक वो पहुंचाता है, ठीक है। ओके, नाउ द proposed Iran India via Pakistan international oil and natural gas pipeline will be the longest in the world। अभी बनने वाला है, इंडिया और ईरान को कनेक्ट करेगा, लेकिन उसको पाकिस्तान से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। तो वो एक टाइप का पाइपलाइन बन रहा है। तो लेट अस सी व्हेन इट विल बी गोइंग टू फिनिश। सो वो अभी प्रपोज्ड है, ठीक है, अभी वो स्टार्ट हुआ है। नाउ लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे। द चैप्टर वाज वेरी लॉन्ग, सो वी आर हैविंग दिस लास्ट टॉपिक, देन वी विल फिनिश इट। कम्युनिकेशंस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव बी यूज्ड डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। शुरुआत से टेलीफोन और टेलीग्राफ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। टेलीग्राफ एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता था, ठीक है, जब अमेरिकन वेस्ट का कोलोनाइजेशन था, मतलब कि वो लोग क्या करते थे, मतलब कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट, ठीक है। तो जब ये जो यूएसए है, यहाँ पे ये सारे के सारे एरियाज़ में कोलोनाइजेशन था, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते थे और उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। उस टाइम पे टेलीग्राफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में था, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी AT&T एंजॉयड अ मोनोपोली ओवर यूएसएस टेलीफोन इंडस्ट्री, ठीक है। 20th सेंचुरी यानी कि मिड 20th सेंचुरी 1950s के अराउंड अगर हम देखें तो AT&T कंपनी जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, और जिसमें यूएसए का मोनोपोली था, कोई कोलोनाइजेशन नहीं था, और वो एक टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो बन गया। इनफैक्ट टेलीफोन बिकेम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बड़ी कंपनी के तौर पे उभरा, तो यही क्या है, अर्बनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूट किया। फर्म सेंट्रलाइज देयर फंक्शनिंग एट सिटी हेडक्वार्टर्स एंड लोकेटेड देयर ब्रांच ऑफिसेज इन स्मॉल टाउन्स। जो फर्म्स थे यानी कि जो कंपनीज थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटी एरिया में आने लगे, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर था, और अपने ब्रांच ऑफिसेज को उन्होंने छोटे छोटे टाउन्स में क्या कर दिया, फैला दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। इवन टुडे द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड, ठीक है। टेलीफोन अभी भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज यूज़ ऑफ सेल फोन्स मेड पॉसिबल बाई सैटेलाइट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो जो सेल फोन का यूज़ होता है उससे बहुत ही अंदर इंटीरियर एरियाज़ में भी कनेक्टिविटी पहुँच पाती है। टुडे देयर इज़ अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, काफ़ी अच्छे से स्पीडी तरीके से और अच्छे रेंज में ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं लोगों तक। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। फेस्ड विथ माउंटिंग कॉम्पिटिशन, टेलीफोन कंपनीज all cover the world soon upgraded their copper cable systems to include optic fiber cables। optic fiber cables वो cables होते हैं जो कि यूज़ पहले क्या है कि पहले कॉपर का केबल यूज़ होता था। तो कॉपर एक मिनरल है, उसका केबल यूज़ करते थे, जिसका क्या था कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, प्लस वो बेयर होता था, मतलब वो बिल्कुल ऐसा रहेगा जिससे कवर नहीं रहता था, ठीक है। तो उससे बहुत लोगों को खतरा भी था और कनेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं, जो आजकल आप देखोगे कि कॉपर तो होता है लेकिन उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो वो यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। दीज अलाउ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड आर वर्चुअली एरर फ्री। तो इस तरीके से आप देखोगे कि उस वायर, ऑप्टिकल वायर्स की वजह से होने की वजह से लगभग हर एक वर्ल्ड को, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ओके, और बिना एरर फ्री, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन के। विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन 1990s में जैसे ही डिजिटल का जो यूज़ है पता चला सबको, तो टेली कम्युनिकेशन स्लोली मर्ज्ड विद कंप्यूटर्स टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स टर्म्ड एज इंटरनेट। तो फिर कंप्यूटर्स को क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, ठीक है, और उसके कंप्यूटर के थ्रू जो है वो क्या आया, इंटरनेट का जो है प्रोविज़न आया, जिसको सब लोग यूज़ करने लगे, ठीक है।
लास्ट में एक टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। लास्ट आपका टॉपिक कम्युनिकेशन ही था, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिसको हम देखेंगे। टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज इसलिए होता किया जाता है ताकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स इमर्ज्ड एज अ न्यू एरिया ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द 1970s आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर पायनियर्ड स्पेस रिसर्च। तो यूएसए और यूएसएसआर सबसे पहले स्पेस रिसर्च जो है उन्होंने ही स्टार्ट किया, और सैटेलाइट तभी लोगों को पता चला कि सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे हद तक बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया एंड नाउ आर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ्स ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से जो कि अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस करके सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, उनको भी क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इससे कॉस्ट भी कम हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि कम्युनिकेशन जो है उसके लिए काफ़ी डिस्टेंस तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। दिस मीन्स इट कॉस्ट द सेम टू कम्युनिकेट ओवर 500 किलोमीटर एज इट डज ओवर 5000 किलोमीटर वाया सैटेलाइट। ठीक है, कि इससे ये कॉस्ट कैसे कम है कि जैसे अगर कम्युनिकेशन के थ्रू 500 किलोमीटर तक उतने पैसे लगा रहे हैं 500 किलोमीटर जाने के लिए और वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, तो वही सेम कॉस्ट उसको 500,000 किलोमीटर तक लगाना पड़ेगा। तो जस्ट सी दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी आर हैविंग, मतलब इतना अच्छे से कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट के थ्रू पहुँच गया। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। इंडिया ने भी जो है अपने सैटेलाइट मिशन को आगे बढ़ाया। तो आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979। भास्कर 1, ये सारी सैटेलाइट्स के नेम हैं जिनको इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, 18 जून 1981 APPLE एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वॉज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट। ठीक है, भास्कर चैलेंजर एंड इनसेट 1B हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव। ठीक है, अब एक रास्ता तो यूएस और यूएसएसआर ने खोल दिया, लेकिन आगे का रास्ता कौन करेगा? वो सारी कंट्रीज अपनी कम्युनिकेशन का वो लोग ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये देखो क्या है कि जो डिस्टेंस कवर 500 किलोमीटर तक करते थे उसकी जो कॉस्टिंग होती थी वो अब सैटेलाइट्स के थ्रू अगर करेंगे तो 5000 किलोमीटर तक सेम कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारा काम यूएसए और यूएसएसआर थोड़ी करेगा। तो उस वजह से अपने कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी अपने जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए कि हम भी क्या करेंगे, सारे एरियाज़ को इतने किलोमीटर तक हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो इंडिया ने ये सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ओके, टुडे वेदर फॉरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज़ अ बूम। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर वगैरह की जानकारी लेने के लिए, कितने डिग्री टेम्परेचर है, रेनफॉल, ये सब के लिए जो सैटेलाइट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर स्पेस इंटरनेट, इस इंटरनेट के बारे में देखते हैं ये क्या है। ओके, साइबर स्पेस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। इट इज़ इनकम्पास्ड बाई द इंटरनेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, इंटरनेट को ही WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, और कोई भी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो अवेलेबल है। In simple words, it is the electronic digital world for communicating or accessing information over computer networks without physical movement of the sender and the receiver. तो बिना मूवमेंट किए ये easily information पहुंचाई जा सकती है। It is also referred to as internet, cyberspace exist. Okay, it is also known as internet. तो इसको internet बोला जाता है। Cyberspace exists everywhere, हर जगह पे cyberspace available है। It may be in office, चाहे ऑफिस हो, sailing boat हो, flying plane है, virtually anywhere, मतलब कहीं पे भी अगर आप चले जाओ, internet is everywhere available. Okay, the speed at which this electronic network has spread is unprecedented in human history. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स का जो रेवोल्यूशन आया ये ह्यूमन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इसके बारे में हमें नहीं पता था पहले। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी ड्रास्टिक तरीके से इस चीज़ में चेंजेस आ गए हैं। देयर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन 1995। अब देखो 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र थे 1995 में, अबाउट 400 मिलियन इन 2080 तक आते आते इतने हो गए, और अभी क्या है ओवर 2010 में 2 बिलियन तक जो है ये पहुँच गए हैं जो लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट। In the last few years, there has been a shift among global users from USA to the developing countries. ठीक है, पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो जो ग्लोबल यूज़र्स हैं has been a shift among global users from USA to the developing countries. तो USA में जो जितने लोग यूज़ करते थे इंटरनेट वगैरह, अब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे परसेंटेज शेयर ऑफ USA हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 66 इन 1995 टू ओनली 25 इन 2005। ठीक है, तो जो यूज़ करते थे इंटरनेट केवल USA में, तो USA में काफ़ी ज़्यादा थे पहले, 1995 में 66 देखेंगे, लेकिन अब वो कंपैरिजन अगर किया जाए तो वो केवल 25 ही हो गए हैं, क्योंकि अब उनको अपनी कंट्री में ही मिल जाती है इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह और कम्युनिकेशन, तो इस वजह से 25 ही रह गए हैं USA में। ठीक है, जिनका परसेंटेज है फॉर इंटरनेट यूजिंग। ठीक है,
ओके अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए में क्या कम हो गया है इंटरनेट का यूज़ होना और बाकी सारे कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं है। कंपेयर किया जाए तो पहले काफ़ी ज़्यादा थे यूएस में ही, क्योंकि खाली सारे लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब जाते भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से 25 जो है अब कम हो गया है 2005 तक। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स जो हैं, जो साइबर स्पेस यूज़ करते हैं, वो ये सारे कंट्रीज़ में हैं, ठीक है। As billions use the internet each year, cyberspace will expand the contemporary economic and social space of humans through email, e-commerce, e-learning and e-governance, ठीक है। जैसे जैसे लोग इंटरनेट का यूज़ करते जा रहे हैं, साइबर स्पेस भी क्या करेगा, कंटेम्प्रेरी यानी कि अपने जो भी वर्ल्ड का लेवल चल रहा है उसी लेवल पे ला करके क्या करेगा, ईमेल, ई-कॉमर्स, जो आप देखते हो, जो भी शॉपिंग वगैरह जो है, ई लर्निंग जो इंटरनेट के थ्रू लर्निंग होती है, ई गवर्नेंस जो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ये भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। इंटरनेट टुगेदर विद फैक्स, टेलीविजन एंड रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम, ठीक है। तो इंटरनेट उसके साथ साथ फैक्स मशीन, टेलीविजन या रेडियो का जो यूज़ होता है, वो अब क्या कर रहा है, हर एक जगह पे पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम, जहाँ भी लोग जगह बैठे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ दीज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज अ रियलिटी। तो इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर हम देखें और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को देखें, ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा इसने क्या किया है, ग्लोबली कनेक्ट किया है पूरे वर्ल्ड को। ग्लोबल विलेज अ रियलिटी की मतलब एक ग्लोबल हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो तो है, उसमें अलग अलग कंट्री, लेकिन वर्ल्ड एज अ होल दैट इज़ वन ओनली। सो वी फाइंड कि एवरीथिंग इज़ गेटिंग कनेक्टेड एंड इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी। नाउ वी लुक एट द सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर। तो इसमें देखते हैं कि एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स आपकी बुक में ही है, अभी जो हमने पढ़ा वो है। सो वी विल डू दैट एमसीक्यू। ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टूअर्ट हाईवेज रन बिटवीन डार्विन एंड मेलबर्न विल बी द आंसर। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? रेलवे नेटवर्क का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? दैट विल बी रशिया। ओके, द बिग ट्रंक रूट रन्स थ्रू विच ओशन? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। बिग ट्रंक सी रूट पढ़ा था अभी हमने, वेस्टर्न यूरोप से यूएस को कनेक्ट करता है, ईस्ट यूएसए को। ओके, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स, big inch pipeline transports what? That will be a petroleum. Okay, now which one of pair of the following places is linked by channel tunnel? Okay, so channel tunnel is Paris London, ठीक है, Paris and London, that is will be the channel tunnel, ये इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So this will be the answer. Now other question answers you will just ask me in comments or you will try to solve it, so it will be done. Okay, so thank you everyone.